चलिए, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी को फिर से। ठीक है ना। बायोलॉजी में क्लास 10th में जहाँ तक हम लोग को मालूम है चल रहा था। एक मिनट, मैं वही खोल लेता हूँ। बायो में ही चल रहा था हमारा। एक मिनट का नंबर। चलिए, हम लोग जो इसमें स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी का हम लोग जो जैव प्रक्रम देख रहे थे। और जैव प्रक्रम में पता चलता है जैसे चार चीज़ें होती है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है। और चार चीज़ों में हम लोग जो है पोषण पूरी तरह से पढ़ लिए थे। मानव के अंदर पोषण कैसे होता है और पेड़ पौधों के अंदर पोषण कैसे होता है। ठीक है। तो वो दोनों प्रक्रिया को कर लिए थे। अब बारी है पोषण पढ़ने के बाद, अब बारी है श्वसन का। ठीक है ना। तो हम लोग जो है पोषण की क्रिया समाप्त करने के बाद हम लोग जो है श्वसन की क्रिया को चालू करेंगे। ठीक है। चलिए, इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। तो इस चैप्टर में हेडिंग देंगे सभी लोग। सभी लोग हेडिंग देंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर का नाम है। सब लोग हेडिंग देंगे। ठीक है। तो चलिए, श्वसन है। और श्वसन होता है क्या समझिएगा। देखिए, सबसे पहले भोजन जो होता है मानव ग्रहण करता है वह पोषण में होता है। ठीक है। अब पोषण के थ्रू भोजन तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन क्या भोजन ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिल जाती है? नहीं मिलती है। भोजन तो ग्रहण हो गया, अब उस भोजन से एनर्जी निकालना है। ठीक है। पोषण में क्या होता है एक्चुअली कि जो भी भोजन ग्रहण करते हैं हम, वह जिससे एनर्जी निकालना होता है वह ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है। मानव बॉडी के अंदर ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज के रूप में जमा है, तो इससे क्या होगा कि अब इससे बनाना है एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए श्वसन का सहारा लेना पड़ेगा। समझा ना। श्वसन का सहारा लेना पड़ेगा। तो श्वसन काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो श्वसन में एक्चुअली होता क्या है समझा देते हैं फिर थोड़ा सा। देखिए, C6H12O6 इसका नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है। और ये क्या होता है कि ये टूटता है ना। टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और टूट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल बनाता है, और बनाता है आपका, और बनाता है ऊर्जा जो कि होता है एटीपी के रूप में। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऊर्जा का पैकेट है जिसको टूटने से एनर्जी बनता है, इसलिए इसको जो है ऊर्जा सिक्का के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया में यही होता है। हाँ, ये तो हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई कोई जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। ठीक है ना। ये चीज़ तो हम लोग सबसे पहला चीज़ लिखेंगे इसमें जो पॉइंट के रूप में लिखा जाता है सब लिखेंगे हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि पचे हुए भोजन से, पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण, पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण श्वसन प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें जिसमें ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अथवा अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में टूटकर टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है श्वसन के अंदर, समझा ना, ऐसी। अब इसके अंदर ये चीज देखा जाए, देखिए अब जो ऊर्जा निकल गया ना इसमें, अब श्वसन में होता क्या है कि हम लोग जो है जो भी हम लोग ऑक्सीजन बाहर से ग्रहण करते हैं वह ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, श्वसन लेकर के सब लोग डैश देंगे। इसका हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा। श्वसन, रेस्पायरेशन। ठीक है, लिखिएगा। इसमें लिखिए सब, श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से जिसमें बाहरी वातावरण से O2 को ग्रहण कर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, तथा CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक ना, तो ये सभी क्रिया जो है, जो बाहर से वातावरण से हम लोग O2 ग्रहण करेंगे, और O2 ग्रहण करने से क्या होगा, फिर O2 जैसे ग्रहण करेंगे वो ग्लूकोज के साथ मिलेगा और मिल करके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा बनेगा, है ना। और फिर जो CO2 है उसको वायुमंडल में त्याग दिया जाएगा, जो उसके उपरांत बनेगा। ठीक है, ये चीजें क्रियाएं होती है आपका श्वसन क्रिया में। ठीक है, श्वसन इन्हीं सब पूरा क्रिया का सम्मिलित रूप है। क्लियर है इतना? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा, पेड़ पौधों पेड़ पौधे पेड़ पौधे हो गया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जीव इत्यादि में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। ठीक ना, कौन सी क्रिया द्वारा होगा, विसरण द्वारा। अब विसरण है क्या, तो कोई भी गैस को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। ठीक है,
जैसे कि हवा की मात्रा अगर किसी समय किसी जगह अधिक है और किसी तरफ कम है, तो अगर अधिक से कम की ओर चल रहा है हवा की गति, तो वो क्रिया हो जाएगा विसरण। जैसे कि आप देखे होंगे कि कॉर्नर में, किसी रूम के एक कॉर्नर में यदि हम इत्र यानी कि अगरबत्ती होता है, उसको हम जला के अगर छोड़ देते हैं, तो क्या उसका गंध जो है धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है। ये क्रिया किस कारण से होता है? ये होता है आपका विसरण कारण से। ठीक है, ऐसा। ये चीज़ें आपका विसरण के थ्रू होता है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, श्वसन की क्रिया को करने के लिए ना कुछ श्वसन अंग होते हैं, और उन श्वसन अंग क्या क्या होते हैं उसको भी जान लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो लिखिएगा, श्वसन अंग लिख के डैश दीजिएगा सभी। श्वसन अंग लिख करके डैश दीजिएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोग श्वसन अंग लिख के डैश देंगे सभी लोग। और हाँ, हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, श्वसन की क्रिया में सहायक अंग को श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है, ये श्वसन की क्रिया में जो सहायक अंग होता है वो श्वसन अंग कहलाता है। सिंपल सा रखेंगे इसको। और हम श्वसन की बात करें हम, तो श्वसन अंग 4 होते हैं। ठीक है, तो श्वसन अंग हम लोग लिख देंगे इसमें कि श्वसन अंग सामान्यतः 4 है। 4 तरह के है अभी माना जाता है। तो एक हमारा हो जाएगा, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें हो रहेगा श्वास नली। श्वास नली हो जाएगा, जिससे हम लोग जो है ट्रैकिया के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो श्वास नली या ट्रैकिया, TRACHE हो जाएगा। ये ट्रैकिया हो जाता है, जिसको श्वास नली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पे आते हैं, बी नंबर पे। बी नंबर में हमारा आ जाएगा गिल्स के बारे में जानना रहेगा। ठीक है, गिल्स, गिल्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसको लिखिए जल्दी से सब लोग। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया इसमें श्वास नली या ट्रैकिया। दूसरा हमने देख लिया गिल्स। ठीक है, तीसरा भी इसमें लिख दीजिए, जो हमारा मानव के लिए उपयोगी है, वो फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। और चौथा यानी कि डी नंबर पे आपको आ जाता है त्वचा, यानी स्किन। ठीक है, तो 4 प्रकार के मेन श्वसन अंग है, जिससे संपूर्ण जीव जो होते हैं इसी 4 अंगों की सहायता से सांस लेते हैं। अलग अलग तरह के जीव, जैसे श्वास नली या ट्रैकिया है, तो जितने भी मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, है ना, टिड्डा हो गए, ये इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वे ट्रैकिया यानी श्वास नली के सहायता से सांस लेते हैं। गिल्स की बात करें तो मछलियाँ जो पानी के अंदर रहती है, तो पानी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो गिल्स, मछली जो है गिल्स की सहायता से सांस लेगा। फिर जितने भी स्थलीय जीव है, खास करके जो ये समूह का आएगा, कॉर्डेटा समूह का। कॉर्डेटा मतलब कि जिसके रीढ़ होते हैं, ठीक है ना, जैसे मानव के रीढ़ होते हैं। रेप्टेलिया जो होते हैं ना, जो रेंग कर चलने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गया, ये रेप्टाइल्स होते हैं, है ना। तो इन सभी जीव जो होते हैं ना, वो फेफड़ा की सहायता से सांस लेते हैं। हो गया इतना। फिर आपका है त्वचा, जैसे कि केचुआ हो गया, है ना, और भी ऐसे, जैसे मेढक हो गया। जब मेढक भी अपना जो है त्वचा के साथ साथ सांस लेता है, तो ये इसके श्वसन अंग कहलाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग जो है एक एक को देखेंगे इसमें। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग लिखते हैं इसमें। फर्स्ट में हेडिंग देंगे सभी लोग, श्वास नली, या लिखेंगे इसको ट्रैकिया।
ट्रैकिया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, तो हम लोग इसका केवल एग्जाम्पल लिख के आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे इसमें टिड्डा, टिड्डा, फिर हो गया तिलचट्टा, तिलचट्टा, मच्छर, जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे कीड़े मकोड़े, मकोड़े, ट्रैकिया की सहायता से, जिसको श्वास नली बोलते हैं, की सहायता से सांस लेते, सांस लेते हैं। ठीक है, तो केवल आपको जो है श्वास नली ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका श्वास श्वसन अंग जो है ट्रैकिया है, ये ऐसे पूछा जाता है। फिर बोला जाता है तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, फिर पूछा जाएगा आपको मच्छर का श्वसन अंग क्या है, टिड्डा का श्वसन अंग क्या है, तो उसमें आपका ट्रैकिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, समझते हैं ये चीज़ें होती कैसे हैं। देखिए, आप लोग टिड्डा देखे होंगे, और नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से होते हैं टिड्डा। इसमें यहाँ से इसके पंख निकले होते हैं, इस तरह से, और ये इसके अंग होते हैं, है ना। इस तरह से इसके पैर भी इस तरह से होते हैं, और इसका बॉडी इस तरह से, एक तरह से टिड्डा ये है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जिससे वो सांस लेगा वो, है ना, ये यही इसका बॉडी का ट्रैकिया है, जो बाहरी वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो बॉडी है इसका, जिसके जो जो इस तरह से उपास्थि का बना हुआ है, वह इसका क्या है, ट्रैकिया है। और ये जो टिड्डा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है सांस इसी से लेता है, सुना है ना, इस तरह से। तो श्वास नली या ट्रैकिया को आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। ये बाहरी वातावरण में सीधे छिद्र होता है, और उसी छिद्र की सहायता से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये चीज़। चलिए, श्वास नली ट्रैकिया हो गया, इससे इतना ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करें बी नंबर में। बी नंबर में आपका जो हो जाता है, इसमें पढ़ना रहेगा हम लोगों को, वह है आपका गिल्स, गिल्स। ठीक है, गिल्स। देखिएगा, जलीय जीव, जलीय जीव में गिल्स पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है जो जल में घुले, जल में घुले घुले ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को श्वसन में प्रयोग करते, में प्रयोग करते। ठीक है, इस तरह से। अब समझाते हैं आप लोगों को इसमें कि गैस का एक्चुअली रोल क्या है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको समझाने जा रहा हूँ, एक मछली जो होता है पानी के अंदर कैसे सांस लेता है। ठीक है, तो पहले हम एक मछली बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, एक बॉडी हम लोग मछली का बना लेते हैं इस तरह से, है ना। ये हम मछली यहाँ बना लेते हैं, और इसी चीज़ को समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये
ये हमने ले लिया मछली ऐसे। ये मछली ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो हमने जो है ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे उखाड़ोगे, गलफड़ा को अगर निकालोगे यहाँ से, तो इसके अंदर जो है रेड रेड टाइप का, है ना, रेड रेड टाइप का ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। इसको आप उखाड़ोगे तब ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप जो है ऐसे करके उखाड़ोगे ना, इस तरह से, तो निकालने से आपको ऐसे दिखेगा। यही यही बेसिकली क्या है, यही आपका है गिल्स। ये क्या है, गिल्स है, सुनाया। ये लाल लाल दिखा देता है, यही गिल्स है। अब एक्चुअली होता क्या, समझ आते हैं आप लोगों को। कि इसमें होता ये है कि मछलियाँ जब सांस लेना होता है इनको, तो सबसे पहले क्या करती है, वो मुंह के अंदर अपना पानी लेता है, पानी भरता है। ठीक है। मुंह के अंदर क्या करेगा, इसके साथ ऐसे पानी ले लेगा, मुंह के अंदर भरेगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सबको। अब क्या है, मुंह के अंदर जैसे पानी भरेगा, पानी भर के एक प्रेशर के द्वारा वह निकालता है इस ओर से। सुनिए ध्यान से, कितना बढ़िया सिस्टम इसमें, कि पानी को वो मुख्य द्वार सहायता से भरेगा और भर करके अपने दोनों गलफड़े, यानी इधर गलफड़ा है उधर गलफड़ा है, दोनों तरफ जो है एक प्रेशर दे करके छोड़ेगा। जैसे ही प्रेशर देगा ना, यानी कि यहाँ से पानी निकालेगा वो, पानी को मुख से निकला, खींचा और इससे गुजारेगा। गुजारने क्रम में क्या होता है कि गिल्स के अंदर ऐसा सिस्टम होते हैं कि वह पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसको खून में ले लेता है, मिला देता है, खून के अंदर खींच लेता है। ठीक है। और पानी आ जाता है इधर, मतलब पानी खींचा, इससे गुजारा, और गुजारने के क्रम में क्या करेगा, ऑक्सीजन वह अंदर ले लेगा। ठीक है। इस तरह से हाँ ले करके और रक्त के साथ मिला करके पूरे बॉडी में भेज देगा। तो ऐसे श्वसन क्रिया होती है यहाँ पे, मछलियों में। तो मछली हो गया, है ना, और मेढक जब पानी में रहते हैं तब उस समय गिल्स की सहायता से ही सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अपने पॉइंट के रूप में लिखना है कि मेढक मेंढक जब पानी के अंदर पानी के अंदर रहते हैं रहते हैं तब गिल्स की सहायता से ही गिल्स की सहायता से ही श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका गिल्स। तो गिल्स को आई थिंक समझ गया, आ गया होगा कि गिल्स कैसे सहायता लेता है सांस लेने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें जो कि क्लास 10 से संबंधित नहीं है, बट एक जानने को मिलता है इसमें कि मछलियाँ जो है पानी के अंदर ऊपर नीचे क्यों आती जाती रहती है ना। देखे होंगे ना आप, अगर कहीं पे मछली है और वहाँ पे आप जाकर कुछ समय तक खड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मछलियाँ बार बार ऊपर आ रही है। इसका कारण ये होता है कि श्वसन क्रिया करने के लिए पानी के अंदर जो पानी खींच करके ऑक्सीजन लिया होता है, तो श्वसन क्रिया के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और उसको छोड़ने के लिए वह मछलियाँ जो है ऊपर आती है पानी में। ठीक है ना। तो ये इसका रीजन हो जाता है। चलिए हम लोग इसको यानी गिल्स सीख लिए। गिल्स के बाद हम लोगों का जो बच जाता है, तीसरा नंबर पे आता है, वह है आपका, चलिए मैं त्वचा ले लेता हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग फेफड़ा को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना। तो पहले चलिए सी ले लेते हैं। त्वचा में, त्वचा यानी कि स्किन। देखिए इसमें केचुआ एवं एवं टैडपोल। टैडपोल टैडपोल मेढक कहीं होता है। टैडपोल त्वचा की सहायता से की सहायता से त्वचा की सहायता से विसरण क्रिया द्वारा विसरण क्रिया द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं। ठीक ना, ऐसा ये चीज हो गया होगा आई थिंक,
समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका केचुआ के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये त्वचा आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। अब हम लोग जो है लास्ट इसमें पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन अंक के अंतर्गत, और वह है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, और सबसे ज़रूरी भी है, फेफड़ा। फेफड़ा, ठीक है, इस तरह से जिसको हम बोलते हैं लंग्स। लंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा जोड़े में पाया जाता है, ठीक है ना। फेफड़ा हमेशा जोड़े के अंतर्गत रहता है। मैं छोटा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। सभी लोग देखिएगा यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि मानव जब यहाँ से, क्या है कि ये मानव की नली है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे बाबू इस तरह से आपका नली पाई जाती है। ये मान लीजिए कि यहाँ से क्या होता है कि एक ऐसी नली होती है और एक इस तरह से नली होती है, ठीक है। ये हमने इस तरह से नली बना लिया। अब यहाँ पे दो नली होती है, एक होती है कंठ द्वार जिससे कि भोजन जाता है, जिसको मैंने पोषण में यानी पोषण में पढ़ा दिया है, और एक होता है यहाँ से जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंठ द्वार, ठीक है। और ये कंठ द्वार ही इस तरह से ऐसे होता है फैला हुआ, है ना, इस तरह से। अब ये जो कंठ द्वार है ये 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, इस तरह से, है ना, ऐसा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, और कंठ की तरफ इस तरह से खुला होता है। और इस तरह से फेफड़ा होती है, इसमें ऐसा जुड़ा होता है ना, ऐसा। एक तरह से फेफड़ा का डिजाइन है, और फेफड़ा एक्चुअली में होता है गुलाबी कलर का, ठीक है। तो इस तरह से लोग हम लोग इसको गुलाबी बना देते हैं। ऐसे। इस तरह से देखिए, ये नाक का पार्ट है, ये वाला नाक का एरिया है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये मुख है, ठीक है, और मुख में एक तरह से आपको दांत नजर आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मानव का शरीर है। आप चलिए इसको ऐसे बना दूं ताकि आपको पता चले, है ना, इस तरह से आपको मालूम चल जाए कि वास्तव में हम लोग जो है मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली ये है कि हम लोग जैसे ही नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, ये इससे होते हुए यहाँ से आता है। इस समय जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ये भोजन की नली बंद हो जाती है, और सांस इसके माध्यम से यहाँ पहुँचता है। यहाँ आने के बाद जो है सांस जो होता है दो भाग में बढ़ जाता है ना, दोनों फेफड़ा में प्रवेश करता है, ठीक है। अब जो है ध्यान से इसको देखिएगा। आई थिंक मैंने थोड़ा सा ये बना दिया है उल्टा। हम्म, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा बनाना पड़ेगा मुझे, कारण बताता हूँ। देखिए, हमारा जो हार्ट होता है, ये दोनों जैसे फेफड़ा है, उसके मध्य में हमारा हार्ट होता है, लेकिन उस तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए उस हार्ट पर ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए इधर का फेफड़ा जो होता है उसका आकार छोटा होता है। और छोटा होने का कारण ये है कि इसमें यहाँ पहुँचने के बाद हमारा फेफड़ा जो है इसमें बढ़ता है 3 भागों में, नली जो बढ़ता है 3 भागों में, लेकिन इधर की नली जो बढ़ती है मात्र 2 भागों में, ठीक है। तो और ये जो इस तरह से बढ़ रहा है, इसमें होता है क्या एक्चुअली समझिएगा, कि ये और पतला नली हो जाता है, और लगभग ऐसा। और इसमें होता क्या है, इस तरह की छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है ना, ऐसे। जो नली छोटी छोटी होती है इस तरह से, ऐसे आती जाती है, ऐसी छोटी छोटी नली है जो इसमें ऐसी फैला रहेगा। और पता है ये जो
एक जो दिखाई दे रहा है आपको ऐसे सब में है, एक जो ऐसे दिखाई दे रहा है, एक को बोलते हैं हम लोग कूपिका, है ना। ये एक है, एक को बोलते हैं हम लोग कूपिका है, कूपिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक फेफड़ा में, एक फेफड़ा के अंदर कूपिकाओं की जो कुल संख्या होती है, कूपिकाओं की कुल संख्या होती है, वह होता है 3 × 10⁻8, यानी कि 30 करोड़। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कूपिका होती है हमारे एक फेफड़ा में होती है 3 × 10⁻8, यानी कि 30 करोड़ संख्या में होती है, ऐसा में ना। ये बेसिकली फेफड़ा का डिजाइन है। और हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग फेफड़ा के, चूंकि फेफड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो है छोटी सी फेफड़ा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, है ना। चलिए लिखिएगा इसमें। लिखिएगा फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़ा मानव के, मानव के वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में पाया जाता है, पाया जाता है जो एक, जो एक स्पंजी थैलीनुमा, स्पंजी थैलीनुमा एवं गुलाबी रंग की संरचना, गुलाबी रंग की संरचना है। ये फेफड़ा के बारे में हम लोग थोड़ा सा ले लिए। और एक चीज, दूसरी बात, फेफड़ा जो होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, मसा देखिएगा। फेफड़ा जो होता है हमेशा एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो इस तरह से, है ना, इस तरह से हमेशा दोहरी झिल्ली रहेगा, इसमें भी रहेगा और आपका इसमें भी रहेगा। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहेगा फेफड़ा हमारा। और इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमेशा एक लिक्विड भरा रहता है फेफड़ा के इस भाग में, समझा ना। तो ये जो ऐसे संरचना है ना, तो क्या क्या नाम देते हैं एक बार देख लेते हैं हम। ऐसे हम लोग जो फेफड़ा की संरचना पढ़ेंगे फिर से, उसको हम बढ़िया से विस्तार से लिखवाएंगे। जो झिल्ली दिखाई दे रहा है बाहर का ना, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो द्रव दिखाई देता है इसको बोलते हैं प्लूरल द्रव, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, फेफड़ा का एक डायग्राम है। और जो कि सिंपल डायग्राम में अभी है, हम लोग जो है फेफड़ा का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। आप छोटा सा एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। फेफड़ा, फेफड़ा दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन या या पैराइटल प्लूरा के नाम से जाना जाता है, प्लूरा कहते हैं। इनमें, इसमें लिखना है, इसमें, इसमें एक द्रव पाया जाता है, द्रव
पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे जिसे प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव फेफड़ा को, फेफड़ा को आंतरिक घर्षण से, फेफड़ा को आंतरिक घर्षण से बचाता है, आंतरिक घर्षण से बचाता है। ठीक है, तो ये प्लूरल द्रव का काम हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, मैं थोड़ा सा बेसिक करके आपको समझाता हूँ इसमें जो है। देखिए एक्चुअली क्यों होता है प्लूरल में द्रव। ठीक है, देखिए ऐसे तो हमारी फेफड़ा चूंकि कोमल होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक रीढ़ की रिब केज होता ही है, पसली जिसको बोलते हैं, 12 जोड़ा में रहता ही बचाने के लिए ऊपर से। लेकिन फिर भी यह है कि अगर मान लीजिए कि चोट लग जाए और हल्का सा भी अगर लग जाए इसमें, तो इसमें अगर जख्म बना दे हल्का सा भी ना, हल्का सा भी जख्म, तो ये अपने आप जख्म को ठीक कर देगा। ऐसा इसमें लिक्विड होता है जिसमें मेडिसिन होते हैं, दवाएं होती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है एक तरह से हेल्दी हेल्दी रूप प्रदान करता है फेफड़ा के इस भाग को। ठीक है, हाँ, तो ये, हाँ, इसलिए इसमें प्लूरल द्रव जो है भाग होता है, सहायता करता है इस तरह से। अब ये बताया गया कि प्लूरल द्रव, हाँ, ये आंतरिक घर्षण से बचाता है, हमने लिखवा दिया आप लोगों को ऐसा। इसको बेसिकली जो है सीख लीजिएगा बढ़िया से। तो ये आपका हो जाता है फेफड़ा। फेफड़ा बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी अंग है श्वसन के लिए। जैसे खास करके जो स्थलीय जीव है और उनके लिए फेफड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेढक भी जब वह धरती पर रहता है तो वह फेफड़ा की सहायता से ही सांस लेता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जीव है जो फेफड़ा की सहायता से सांस लेंगे। तो एक पॉइंट में लिखिएगा सभी। कॉर्डेटा समूह के, कॉर्डेटा संघ लिखिएगा, कॉर्डेटा संघ के सभी जंतु एवं एवं जब मेढक एवं मेढक मेढक जब जब वे धरती पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा समूह में 4 तरह के जीव आते हैं। एक हो गया रेप्टिलिया जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, एक एवीज यानी पक्षी, ठीक है, एक मैमेलिया हो गया, है ना। तो ये सारी जो जीव है वह कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है, जिसके क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं, है ना, रीढ़ समझते हैं ना, बैकबोन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे संघ के सभी जो जंतु है वह फेफड़ा की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे हमने देखा 4 तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं और चारों को हमने विस्तार से देख लिया अच्छी तरह से। ठीक है, तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग जानेंगे इसमें और श्वसन के प्रकार के बारे में, है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग श्वसन के प्रकार, सभी लोग लिखिएगा, हेडिंग दीजिए सब, श्वसन के प्रकार। ठीक है ना, लिखिए सभी, हेडिंग दीजिए। श्वसन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन,
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो श्वसन को हम लोग जो है दो भाग में बांटते हैं। तो इसी में हम लोग लिख देंगे इसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के दो प्रकार की। चलो, फर्स्ट है आपका अवायवीय, अवायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा। दूसरा है आपका वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो श्वसन दो तरह से होते हैं, एक अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। आप जो है अवायवीय श्वसन को हम लोग जो है अनॉक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, अनॉक्सी श्वसन, ठीक है ना। और इसको बोल देते हैं हम लोग जो है ऑक्सी बोल देते हैं, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी बोलिए या फिर बोलिए वायवीय, ठीक है, दोनों एक ही है। तो हमने दो तरह के श्वसन का प्रकार देखा है इसमें, एक अवायवीय और दूसरा वायवीय, ठीक है ना, ऐसा। तो हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, कैसे जा रहा है, ठीक है। देखिए, समझिएगा सब लोग, इस पूरे पृथ्वी पर जो है जीव ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, और उसका नाम है, मतलब ऊर्जा जिससे बनता है, और वह है आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, इस पूरे धरती पर। तो ग्लूकोज होता है ये, ठीक है ना, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लिख देते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोटल जो है 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक ना। अब मैं क्यों लिखवा इसको मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। होता क्या है कि ग्लूकोज जब कोशिका में पहुंचता है ना, तो इसका जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह टूटता है, ठीक है, और टूट करके इसमें बनाता है पायरुबिक अम्ल, पायरुबिक अम्ल, है ना, पायरुबिक अम्ल। ये इसको हम लोग, ये आपका पायरुबिक अम्ल बनाता है इस तरह से। और पायरुविक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका C3H4O3, ये पायरुविक अम्ल है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और कहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा, ये होता है आपका कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव के अंतर्गत, ठीक है, कोशिका द्रव्य में या द्रव बोल देंगे इसको। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का जो है कोशिका द्रव में यानी कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। और ये क्रिया को बोलते हैं हम लोग, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, और यह संपन्न होता है GLYCOLYLYSIS, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होगी वह कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होगा, ठीक है। ये बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसको ले चलते हैं दूसरे पेज पर, एक मिनट, ठीक है। चलिए, ये आपका इस तरह से
ये इस तरह से हमने इसको देख लिया यहाँ पे। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। अब होता क्या आगे समझिएगा इसमें। यहाँ से जो पायरुविक अम्ल है वह 3 रूप में टूटता है, समझा ना। 1 2 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 30। ये 3 रूप में टूटेगा, है ना। और ये 3 रूप क्या क्या है समझिएगा पहले इसको। देखिए पहला कंडीशन क्या है, जैसे पायरुविक अम्ल बन गया, ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा कहता है, और यह होता है बेसिकली कहाँ पे, तो ये होता है हमारे मास माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता है। तो पहला हम लोग अवायवीय को ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि अवायवीय छिटा हुआ है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ये क्रिया हम देखते हैं कहाँ पे, तो मांसपेशी में देख लेते हैं। मांसपेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखिए होता है क्या एक्चुअली। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बॉडी का हड्डी का डिजाइन कर रहा हूँ इस तरह से, ऐसे। ये हमने मान लिया कि जो है हाथ की हड्डियाँ हैं, और बेसिकली होता है क्या समझिएगा, ये हड्डी है और हड्डी से ही चिपका हुआ होता है यहाँ पे मांस, ठीक है। हमने इसको मान लिया कि यहाँ पे मांस लगा हुआ है, इस तरह से मांस लगे हुए हैं। आप इसको देख लीजिएगा, जो मैंने रेड रेड बोला ये मांस है, ठीक है, ये मांस चिपका हुआ है। देखो होता क्या है कि हम लोग जब एक पर एक जो कठिन कार्य करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एक पर एक ऑक्सीजन एनर्जी चाहता है। और वो जो एनर्जी होती है ना, जो बॉडी को एक पर एक चाहिए, उसको बनाने के लिए क्या करता है कि जैसे बॉडी सांस लेता है लेकिन पर्याप्त सांस नहीं ले पाता है, जिस कारण से उसके बॉडी में, हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जो है ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा बॉडी क्या करता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही यहाँ पर क्या करता है ना, जैसे ग्लूकोज है, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज को जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तोड़ देता है, और तोड़ करके यहाँ पर बनाता है आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, और प्लस बहुत ही कम अमाउंट में, या लगभग 2 एटीपी के रूप में यहाँ पे ऊर्जा मिलेगा। बट ये ऊर्जा जरूरी था इसलिए इसको बनाया उसने, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल बन गया यहाँ पे, याद रखिएगा। तो हमारे मांसपेशी में ना लैक्टिक अम्ल बन जाता है, तो यहाँ पे CO2 प्लस 2 ATP का, और ये लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करेगा, किया उसने इस तरह से। लैक्टिक अम्ल बन गया। यहाँ पे जो लैक्टिक अम्ल बन गया, यही जब बॉडी इसके अंदर जमा हो जाता है ना, तो बॉडी में क्रैम्प आता है, यानी दर्द होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और एक पर एक आपने काम कर लिया, ठीक है, तो क्या होता है हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है मांसपेशी में, मांस में, ठीक है। और इस कारण से बॉडी दर्द करना शुरू करता है, पेन करता है एकदम, ठीक है। हालांकि बाद में जब हम लोग इसको गर्म पानी से सेकते हैं तो क्या बॉडी में ऑक्सीजन गैस का संचार होता है, जो लैक्टिक अम्ल को पुनः जो है तोड़ करके CO2 और H2O बना देता है, एनर्जी के रूप में दे करके, ठीक है। एनर्जी उसमें भी निकलता है। इसलिए हम लोग देखे होंगे कि जब से हम लोग जो है गर्म पानी से सेकते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का संचार बढ़ने के कारण हमें क्या आराम महसूस होता है, क्योंकि उस समय एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि मांसपेशी के अंदर क्या लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही उसमें क्रैम्प आता है, ऐंठन आता है ना। तो आपको क्वेश्चन जो है अलग अलग रूप से पूछेगा, बोलेगा कि अत्यधिक कठिन व्यायाम करने से या फिर ज़्यादा दौड़ने से, है ना, एक पर एक मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव आता है, क्यों। तो आपको बताना है कि अत्यधिक कसरत या दौड़ते समय क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए
हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, मांसपेशी में ही, है ना, ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही बॉडी क्रैम्प करता है, यानी दर्द आता है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको लिखना है। क्लियर हो गया? यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यह अवायवीय श्वसन कहलाएगा। कैसा श्वसन होगा ये? तो अवायवीय श्वसन होगा, अवायवीय, जिसको हम लोग अनॉक्सिक श्वसन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ऐसा। अभी अवायवीय श्वसन का टाइप हो गया। एक और अवायवीय का हम लोग टाइप इसमें देखने जा रहे हैं, और वह होगा तो होता है ईस्ट के अंदर, है ना। तो ईस्ट एक प्रकार का जीव है, मानव के अंदर नहीं होगा ये ईस्ट के अंदर होगा। ठीक है, और कैसे होता है समझते हैं। ये होगा ईस्ट में, ईस्ट इस तरह से। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो एक प्रकार का ये कवक है, और कवक ही नहीं, मतलब एक प्रकार का जीव मानेंगे, बैक्टीरिया टाइप का ही है, बहुत छोटा होता है। और ये एक्चुअली ऐसा जीव है जो बहुविखंडन खंडी करने की क्रिया द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है, और ये अपना जो ना एनर्जी बनाता, कैसे समझिएगा। और इसी पर पूरा है, इस पर बहुत बड़े बड़े उद्योग जो है इस ईस्ट के कारण ही चलते हैं। ठीक है, समझते कैसे। ईस्ट क्या होता है? एक ऐसा छोटा जीव है, जैसे मान लीजिए कहीं भी उसको ग्लूकोज मिल जाए। क्या मिल जाए? ग्लूकोज, है ना। मान लीजिए ये बर्तन है ऐसा, और इस बर्तन में आपने क्या किया कि एक पानी के अंदर रख करके इसमें, इसके अंदर हमने डाल दिया, मान लो ये जो चावल रख दिया। ठीक है, चावल रख देते हैं, चावल इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो चावल इसके अंदर मान लीजिए कि है, और पानी है इसके अंदर है, चावल भी है। पानी या चावल दोनों है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया और पानी मिल गया। जब ग्लूकोज और पानी दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो बाहर से ईस्ट जो बाहरी वातावरण में होता है ना, वह अटैक करता है, और अटैक करके ग्लूकोज को C2H5OH यानी एथेनॉल प्लस CO2 गैस और प्लस 2 अणु ATP बनाते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जो 2 अणु ATP बना, वो ईस्ट क्या करेगा, अपना भोजन यानी एनर्जी ताकत के रूप में ले लेगा। लेकिन उसके बॉडी में जो बनता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो उसके लिए उपयोगी नहीं होता है, और उसके लिए उपयोगी ना होता है तो इसलिए वो उसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, देखेंगे 4-5 दिन छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो चावल होता है ना, उसके अंदर से क्या गैस निकलना शुरू हो जाता है, बुलबुला टाइप का निकलना शुरू हो जाता है। वो जो बुलबुला निकलता है ना, वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, और 4 से 5 दिन या 7-8 दिन छोड़ दीजिएगा उसको, इसमें से खट्टा खट्टा जो है गंध आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो जो गंध होता है वह होता है आपका अल्कोहल के कारण, है ना। इसलिए जो है 10-12 दिन अगर छोड़ने के बाद वो पूरे उधर से खट्टा खट्टा हो जाता है। अगर उस इंसान अगर उस समय उसको ग्रहण करेगा ना, तो उसको नशा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, अल्कोहल बन के रेडी हो गया है। ठीक है, इसी कंडीशन पर, इसी बेसिस पर सारा चीज़ काम करता है। जैसे कि मक्का है, मक्का को हम पीस करके और पानी के अंदर छोड़ देते हैं ऐसे ही घोल करके, तो उसके अंदर भी क्या होता है ना, ईस्ट पनपने लगता है, और ईस्ट पनप करके उसको जो है अल्कोहल में तोड़ देगा। ठीक है, ऐसे ही जो है महुआ की बात होती है। महुआ जो होता है कार्बोहाइड्रेट युक्त है ना, ग्लूकोज जिसमें होता है, और ग्लूकोज रहता है वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, उसमें बाहर से ईस्ट अटैक करेगा, और अटैक करके उसको अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा तो ले लिया, लेकिन इन दोनों गैस को छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है एक और नाम देते हैं किण्वन। इसको हम लोग किण्वन के नाम से भी जानते हैं। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है ये चीज़ें, जो मैंने चीज़ें बताया ना, ये ईस्ट के अंदर होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति में होगा, ईस्ट के अंदर होता है बाकी। ठीक है, क्या होता है सर, तो इसमें ना एक चीज़ बनता है C2H5OH यानी कि एथेनॉल, जिसको हम लोग शराब के नाम से जानते हैं, एथेनॉल बनता है, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 2 अणु बनेगा ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो टूट करके आपका एनर्जी देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन के रेडी हो गया। और चूंकि बताइए कि ये हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में,
इसलिए यह भी एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन हो गया। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो आई थिंक दो चीज समझ में आ गया होगा। एक, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बनाएगा जिससे बॉडी में क्रैम्प आता है, और एक किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो टूट करके एथेनॉल, जिसको शराब के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 अणु एटीपी के बनाता है। ठीक है, ऐसा, ये भी अवायवीय हो गया। एक है आपका जो इम्पोर्टेंट है इस सीरीज का, जो मानव के अंदर, हाँ, मानव के अंदर होता है। तीसरा क्रिया होता है बाबू आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तीसरा चीज पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होगा। इसमें होता क्या है एक्चुअली, तो इसके अंतर्गत क्या होता है ना, ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज पूरी तरह से टूट करके जो है बनाता है क्या, तो पहला चीज बनाएगा CO2 गैस, दूसरा बनाएगा जल, और तीसरा बनाएगा 36 अणु ATP का। समझा ना। देखिए, ग्लूकोज जब आंशिक रूप से टूट रहा था तो वह लैक्टिक अम्ल बना रहा था, जिसके कारण से 2 अणु ATP के बन रहे थे। इसमें भी ग्लूकोज का आंशिक ही ऑक्सीकरण हुआ, पायरुविक अम्ल का बेसिकली। ठीक है, इनडायरेक्टली बोले तो पायरुविक अम्ल, इनडायरेक्टली रूप से ग्लूकोज का हो रहा है, बट डायरेक्टली रूप से किसका हो रहा है, पायरुविक अम्ल का। ठीक है, तो ये भी क्या आंशिक ऑक्सीकरण ही हो रहा है। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का पूर्णतः रूप से, पूरी तरह से ग्लूकोज जब टूटता है ना, तो वह बनाता है CO2 H2O और 36 अणु ATP के देता है। तो इसमें अगर बोला जाए वायवीय श्वसन में जो होता है, यानी चूंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है ना, इसलिए इसको वायवीय बोल देंगे। ठीक है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन में होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा मिलता है। आप देख ही सकते हैं कि इसमें केवल 2 अणु ATP मिल रहा था ऊर्जा के रूप में, और उसमें मिल रहा टोटल 36 अणु ATP के। ठीक है ना। तो ये एक जो है डायग्राम होता है, जिसको हमने जो है शॉर्ट में समझा। कल इसी चीज़ को मैं जो है विस्तार से लिखवाऊंगा, श्वसन के प्रकार के साथ जो है लिखवाऊंगा, और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक 1 से 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो है डायग्राम, जिसको माइंड मैप के नाम से जानते हैं, माइंड मैप समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से मैंने जो इतना भी कंसेप्ट बताया इसमें, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ जो जो मैंने पढ़ाया इसमें आज। हम लोग श्वसन चालू किए थे, तो बताया गया था कि जब भोजन हम लोग खा लेते हैं, पचा लेते हैं, पचाने के बाद हम लोग ब्लड के रास्ते, खून के रास्ते पूरे कोशिका में चला जाता है। ठीक है ना, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जमा हो जाता है। तो पचे हुए भोजन से अगर ऊर्जा बनाना है तो उसमें श्वसन क्रिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से लिया जाता है और ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनेगा ATP के रूप में, और CO2 बनेगा उसके समय, तो उसको CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, इतना जान लिए। उसके बाद हम लोग ने जाना कि पेड़ पौधे जो होती है और एक कोशिकीय जीव जो होता है, वह विसरण क्रिया से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, श्वसन। अब उसके बाद हमने पढ़ा श्वसन अंग, यानी श्वसन की क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उसको बोलते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग 4 तरह के होते हैं। पहला श्वास नली, ट्रैकिया, गिल्स, है ना, सी में फेफड़ा, और तो चौथा में क्या, त्वचा। हमने श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में जाना, तो जितने भी हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, जितने भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं, वे ट्रैकिया यानी कि श्वास नली की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, इसको जान गया था। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना था इसमें गिल्स के बारे में। जैसे जलीय जीव जितना है ना, वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को गिल्स की सहायता से ग्रहण करते हैं, जैसे मछली हो गया। ठीक है, और मेढक भी जब पानी के अंदर रहता है, तो मैंने सांस लेने बताया कि जब वो पानी मुख के अंदर भरते हैं और गिल्स से होकर गुजारते हैं, तो गिल्स क्या करता है कि पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा त्वचा के बारे में। जैसे त्वचा के बारे में हमने जाना कि केचुआ हो जाता है और मेढक हो जाता है जब वो जो है नमी रूप में रहता है, तो वो हो गया। फेफड़ा के बारे में जाना फिर कि मानव हो गया। मानव सहित लेकर के जितने भी वर्टिब्रेटा समूह के जीव है,
उसमें आपका श्वसन के रूप में फेफड़ा पाया जाता है, श्वसन अंग के रूप में। यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और गुलाबी रंग का संरचना है, थैलेरोमा और स्पंजी होता है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा इसमें कि दोहरी झिल्ली से जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको पराइटर प्लूरल के नाम से जानते हैं, उसमें प्लूरल द्रव भरा रहता है ना। और प्लूरल द्रव जो होता है आंतरिक घर्षण से बचाता है फेफड़ा को। ठीक है, फिर आगे है इसमें जाना हमने, दो तरह के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, इसको फिर मैंने माइंड मैप से समझाने की कोशिश किया, पूरा पूरा समझा दिया कि अवायवीय श्वसन दो तरह होंगे, यहाँ यहाँ। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, इसको क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो ये लेक्चर होगा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसमें मतलब आपका जो है आता रहेगा वीडियोस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।